दोस्तों आज पेश है रूठी हुई नींद। ये कवर चित्र है दोस्तों। बैरवा गांव में पूरन सारंगी बजाने में बहुत कुशल था। उसकी सारंगी की तान सुनकर सभी भाव विभोर हो उठते थे। पूरन स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक दिन दोपहर के समय पूरन गांव के बाहर बने कुएं के जंगल में बैठा सारंगी बजा रहा था। तभी वहां एक व्यापारी गुजरा। भाई बहुत प्यासा हूँ, क्या पानी पीने को थोड़ा मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। पूरन ने रस्सी बाल्टी में कुएं में पानी खींचा। कुएं से पानी खींचा और तत्पश्चात उसने प्यासे की प्यास बुझाई। पानी पिलाने के पश्चात, भाई तुम थके मालूम होते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुक कर विश्राम कर लो, फिर सफर पर आगे बढ़ना। कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, लंबे सफर की थकान से बुरी थका हुआ हूँ। कहकर व्यापारी आराम करने लगा। उद्देश्य से कुएं की जगत पर बैठ गया। तब पूरन ने पूछा, तुम कौन हो भाई? किस नगर से आए हो भाई? मैं लहरपुर गांव से आ रहा हूँ, राज्य से आ रहा हूँ। लहरपुर के कुछ समाचार भी सुनाओ भाई। और तो लहरपुर में सब ठीक ठाक है, पर वहाँ का राजा लहर सिंह इन दिनों बहुत परेशान है। क्यों? न जाने कि बहुत दिनों से राजा लहर सिंह की आंखों में नींद उड़ी हुई है। वह चाहकर भी नहीं सो पाता। वह हर संभव उपाय करके हार गया। नींद से उसकी आंखें सेकों से दूर है। ओह! पूरन सोच में पड़ा। व्यापारी कब तक उसके पास बैठता? आगे का सफर भी रवाना हो गया। कब से उसके पास बैठकर आगे के सफर के लिए रवाना हो गया, यह पता ही नहीं चला कि वह इसी सोच में डूबा हुआ था। लोग कहते हैं मेरी सारंगी की धुन पर बड़ा जादू है, क्यों न लहरपुर राज्य में चलकर अपना भाग्य आजमाऊं। क्या पता मेरी सारंगी की धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ जाए। और वैसे भी मेरे आगे नाथ न पीछे पंगा। यहाँ गांव में मेरा दराई क्या है? कोई सगा संबंधी भी नहीं है। मुझे इसी समय लहरपुर चल देना चाहिए। बस वह उसी समय सारंगी उठाकर लहरपुर की ओर चल दिया। अगर मेरी सारंगी की धुन सुनकर राजा लहर सिंह को नींद आ गई तो समझो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। तब खुश होकर राजा मुझे कोई बहुमूल्य उपहार अवश्य देगा। इसी सोच विचार में डूबा डूबा उभरता वह एक दिन छिपे लहरपुर के राजमहल में पहुंचा। पहरेदारों राजा से जाकर कहो कि पूरन नाम का एक सारंगी वादक उनके पास आया है और इसी समय मिलना चाहता है। यह भी कोई राजा से मिलने का समय है? जाओ महाराज, कल दरबार में मिलना। इतना सुनते ही पूरन क्रोध से भड़क उठा। मूर्खों, जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजा लहर सिंह का अंश हुई नींद आंखों से नींद ला सकता हूँ। ओह, तो यह बात है, बड़े काम के आदमी हो। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी राजा के पास जाकर तुम्हें आने की सूचना देता हूँ। यह हुई ना बात? न कुछ बात। जाओ शीघ्रता से महाराज से हमारे आने की सूचना दो। अगले ही पल तुरंत ही महल चला गया। राजा के पास जाकर पहरेदार ने उससे कहा, महाराज, महल के द्वार पर एक ग्रामीण युवक खड़ा है। वह आपको सारंगी वादक बताता है और कहता है आपको सुला सकता है। अच्छा, तब तो उसे शीघ्र हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद पूरन लहर सिंह के सामने था। युवक, क्या तुम सचमुच मुझे हमें सुला सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ महाराज, कहकर पूरन सारंगी बजाने आरंभ कर दी। पूरन की सारंगी बजाता गया। लहर सिंह मंत्रमुग्ध सारंगी वादक सुन रहा था। वाह, यह युवक तो बड़ी मनोरम सारंगी बजाता है। सिर दी उम्मीद उमोद लहर सिंह की आंखों में नींद मुझसे मुंदने लगी। लगता है मुझे नींद आने वाली है। और अगले ही पल लहर सिंह को खराटे लेता देख पूरन सारंगी बजाना बंद कर दिया। चमत्कार, राजा लहर सिंह सारंगी सुनकर सो गया। अब निश्चित ही मेरा भाग्य खुल जाएगा। सुबह जब लहर सिंह की आंखें खुली तो वह बहुत प्रसन्न था। युवक, क्या तुम सारी रात इसी प्रकार यहाँ खड़े रहे?
महाराज, मुझे जाने का आदेश देने से पहले ही आप गहरी नींद सो चुके थे। मैंने रात भर यहीं खड़ा होकर गुजारी है। ओह, तब तो तुम बड़े ही आज्ञाकारी युवक हो। राजा, मुझे इस बात का पता है कि मैं यह चापलूसी किस कारण कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी चापलूसी से खुश होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम दे डालेगा। इधर लहर सिंह ने पूर्ण से कहा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम पूर्ण है। पूर्ण, आज रात सारंगी की धुन सुनकर हमें मीठी नींद आई। जाने कब से हमारी आंखों की नींद के लिए तरस रही थी। तुम रोज रात इसी प्रकार सारंगी बजाकर हमें सुलाया करो, बदले में तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे। जो आज्ञा महाराज। ओ राजा, ओ राज से तुम हमारे राज की मेहमान हो, तो तुम्हारे ठहरने का प्रबंध राज के अतिथि गृह में कर देते हैं। लहर सिंह के आदेश पर पूर्ण को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अब प्रतिदिन रात को थका हारा राजा लहर सिंह के दरबार में लौटने से को पूर्ण से कहता, पूर्ण, सारंगी एक ऐसी मनोहर धुन सुनाओ जिसे सुनकर सिर दी गहरी नींद के आगोश में चला जाऊं। जो आज्ञा महाराज। पूर्ण तत्काल ही सारंगी की मधुर धुन छोड़ता। वाह, जवाब नहीं पूर्ण तुम्हारी सारंगी की वादन का। और सिर दी लहर सिंह गहरी नींद में सो जाता और पूर्ण अपने कक्ष में वापस लौट जाता। इस पर धीरे धीरे एक माह बीत गया। मुझे लहर सिंह के लिए सारंगी बजाते पूरा माह बीत गया। मेरी सारंगी सुनने के कारण लहर सिंह को नींद भी आने लगी। लहर सिंह ने मुझे कोई पुरस्कार क्यों नहीं दिया? क्या मैं यूं ही मुफ्त में लहर सिंह के लिए सारंगी बजाता रहूंगा? एक रात लहर सिंह पूर्ण को बुलाया। उससे कहा, पूर्ण, तुम्हारी सारंगी की मधुर धुन सुनकर मेरी आंखों की रूठी नींद पुनः मेरी आंखों में वापस चली आई है। अतः आज तुम सारंगी न बजाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि नींद मेरी आंखों में वास्तव में लौट आई है या केवल तुम्हारी सारंगी की मनोहर धुन सुनकर प्रतिदिन मेरी आंखों में आती है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं सारंगी नहीं बजाऊंगा। उस रात सारंगी की धुन सुने बिना ही राजा के लहर सिंह सोने का प्रयत्न किया। सिर दी उसे गहरी नींद आ गई। सुबह होते ही उसने सेवक किया तो पूर्ण को अपने कक्ष में बुलाया। पूर्ण, तुम्हारी सारंगी के प्रभाव से हमारी आंखों में सताई रूप से वापस लौट आई है। हम तुमसे वेद प्रसन्न है पूर्ण। लगता है लहर सिंह मुझे कोई भारी पुरस्कार देगा। तभी लहर सिंह ने एक लिफाफा देते हुए बोला, पूर्ण, अंत में तुम्हें एक कष्ट देना चाहता हूँ। इस पत्र को तुम मेरे एक अन्य कौशलपुर राज्य में चले जाओ। यह पत्र वहां पहुंचाकर प्रधानमंत्री तरुण सेन को दे देना। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि राह में तुम इस पत्र को खोल कर पढ़ोगे और न ही मंत्री तरुण सेन के अलावा कोई किसी अन्य के हाथ में दोगे। जो गया महाराज। पूर्ण सिंह पत्र लेकर चल दिया और उसी समय पत्र लेकर कौशलपुरी की ओर चल दिया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे कार्य से खुश होकर राजा लहर सिंह मुझे कोई पुरस्कार देगा। बदले में उसने मुझे पत्रवाहक दूत का कार्य सौंप दिया। यह तो मेरा सरासर अपमान है। इस पत्र को महामंत्री तरुण सिंह के हाथ में सौंप कर अब मैं फिर कभी कंजूस राजा लहर सिंह के पास नहीं लौटूंगा। और कैलाशपुरी पहुंचकर उसे पूरा दिन लग गया। जब वह कैलाशपुरी पहुंचा तो रात हो गई थी। वह पत्र उसी समय महाराज महामंत्री तरुण सेन से मिला। लहर सिंह ने आपके नाम यह पत्र दिया है महामंत्री जी। महामंत्री तरुण सेन ने पत्र पढ़ा। महामंत्री तरुण सेन, आप पूर्ण को कैलाशपुरी का राजा बनाकर उसे और कैलाशपुरी का भार सौंप कर सिर दी लहर सिंह लहरपुरी आ जाइए। यह हमारा आदेश है। राजा लहर सिंह। पत्र पढ़कर महामंत्री पूर्ण से पूछा, क्या आप ही पूर्ण हैं? जी हाँ महामंत्री, मुझे पूर्ण ही कहते हैं। तब हाथ जोड़कर महामंत्री ने उससे कहा, राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कृपया इस सिंहासन पर ग्रहण कीजिए। यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। आज से आप कैलाशपुरी के राजा हैं। कहीं आपने मेरे बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं होगी महामंत्री? महामंत्री आदर सहित सिर झुकाकर बोला, राजन,
श्रेष्ठ पुरुष को पहचानने में भला कैसी गलतफहमी। शायद आपको पता नहीं, महाराजा लहर सिंह ने आपके पत्र में यह लिखा है कि आपको कैलाशपुरी का राजा बना दिया जाए। ओ, तो यह पत्र में यह लिखा है? हाँ राजन। तो इस राज्य का राजा बनकर मैं राजा लहर सिंह ने मुझे पूरी सेवा सेवा का पुरस्कार दिया है। मेरे भाग्य ही खुल गई। महामंत्री तरुणसेन ने पूर्ण को राजा के वस्त्र पहनाकर उसी समय कैलाशपुरी का राज दरबार में ले गया और आपातकालीन दरबार बुलाया। कैलाशपुर के निवासियों, आज से पूर्ण सिंह आपके राजा हैं। राजा पूर्ण सिंह की जय हो। राजा पूर्ण सिंह अमर रहे। अपनी जय जयकार होते देखे पूर्ण सिंह की छाती गर्व से फूल गई। तत्पश्चात, राजन, मैं अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा लहर सिंह के आदेश के अनुसार अब मुझे लहरपुर जाना चाहिए। आज्ञा है प्रधानमंत्री जी। पूर्ण को प्रणाम करके प्रधानमंत्री वहां से लहरपुर के लिए रवाना हो गया। धीरे धीरे राजा इस घटना को घटे 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा लहर सिंह ने सोचा, कितने दिन बीत गए, इस बीच हम एक बार भी कैलाशपुरी राज्य नहीं गए। वहां चलकर देखना चाहिए कि सारंगी वादक पूर्ण वहां का राजा कैसे चला रहा है। अतः लहर सिंह उसी दिन रथ में बैठे और कैलाशपुर की ओर चल दिए। पूरे दिन का सफर करने के बाद कैलाशपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री जी, क्या राजा पूर्ण जी कहाँ हैं? महाराज, वो तो। प्रधानमंत्री जी, आप इस प्रकार सहमे हुए क्यों हो? आप जो कुछ कहना चाहते हो निडर होकर कहिए। महाराज, आपने मुझे राजा पूर्ण सिंह के बारे में पूछा था। वे तो इस समय रंग महल में होंगे। नर्तकियों और नर्तक आनंद लेकर सुरापान का आनंद कर रहे होंगे। क्या राजा बनने के बाद पूर्ण ये भी शौक लग गया? उसे प्रधानमंत्री से पूछा। प्रधानमंत्री जी, यह बताइए कि राजा पूर्ण सिंह राजकाज किस प्रकार चला रहे हैं? क्या कैलाशपुर की प्रजा खुश है? महाराज, क्षमा करें, आपसे कैसे किसी सुपात्र को कैलाशपुर का राजा न बनाकर आपने कृपाल को राजा बनाया है, कुपात्र को। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है प्रधानमंत्री जी? महाराज, राजा पूर्ण सिंह बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं। वे हर समय अमोद प्रमोद में डूबे रहते हैं। प्रजा के सुख दुख का सुनने का उनका पास समय नहीं है। जब से वे राजा बने, राज्य के चारों ओर अराजकता फैली हुई है। राज्य की बहू बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। महाराज, पूर्ण सिंह जी कुछ दिन और कैलाशपुर के राजा बने रहे तो राज्य में भगवान ही मालिक है। ओह, इसका मतलब यह हुआ पूर्ण को इस राज्य का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। कुछ सोचकर वह प्रधानमंत्री से बोले, प्रधानमंत्री जी, आप इसी समय हमें पूर्ण के पास ले चलिए। जो आज्ञा महाराज। और प्रधानमंत्री लहर सिंह को ले जाकर रंग महल में पहुंचा। वाह नर्तकी, तुम्हारे पाँव की गति क्या गति है! साक्षात बिजली पृथ्वी पर थिरक रही है। ओह, पूर्ण तो सतह का नशा पूरी तरह चढ़ चुका है। नाती हुई नर्तकी की नज़र महाराजा लहर सिंह की पड़ी। महाराज, आप नर्तकी लहर सिंह का अभिवादन करने के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। लहर सिंह पूर्ण के पास पहुंचा। महाराज, पूर्ण बड़ी अच्छी तरह कैलाशपुर का राज चला रहे हो। लहर सिंह क्रोध से चिल्ला उठा। यह देख महाराज, चिल्लाइए मत। इस समय मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए जहाँ से केवल मैं ही ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आप नहीं। पूर्ण, इस समय तुम पर मदिरा का नशा छाया हुआ है। इस समय तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से मदिरा बोल रही है। इस समय तो हम जा रहे हैं, पर सुबह जब तुम मदिरा का नशा उतर जाए तो हम तुमसे फिर मिलेंगे। इतना कहकर लहर सिंह आवेश में महामंत्री के साथ रंग महल से वापस चला आया। उसके जाते ही पूर्ण सिंह जल्ला उठा। लहर सिंह को अभी आकर मरना था। इतने अच्छे माहौल को कड़वास घोल गया और वह गटगटागट मदिरा का जाम चढ़ा गया। सुबह होने पर लहर सिंह पूर्ण के पास पहुंचा। पूर्ण, तुमने इसी समय हमारे साथ लहरपुर चलना होगा। किस लिए महाराज? हम तुम्हें लहरपुर पहुंचने पर बताएंगे। ठीक है महाराज, आपके साथ लहरपुर चलने के लिए तैयार हूँ। तत्पश्चात लहर सिंह प्रधानमंत्री के पास गया। प्रधानमंत्री जी, पूर्ण को मैं अपने साथ लहरपुर वापस ले जा रहा हूँ। आज से कैलाशपुरी का राज्य आप संभालेंगे, यह हमारा आदेश है। आपका आदेश सिर माथे पे महाराज।
वो तब पूरन के साथ लहर सिंह लहरपुरी की ओर चल दिया। लहर सिंह न जाने क्यों मुझे लहरपुर ले जा रहा है। लहरपुर ले जाने पर पूरन, तुम्हें कैलाशपुर का राजा बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए हम तुम्हें कैलाशपुर का राजा का पद से हटाते हैं। महाराज, आखिर मेरी ऐसी क्या खपा है? क्या आप मुझे सजा दे रहे हैं? तुम्हारी खता यह है कि पूर्ण राजा बनने पर तुम राग रंग की महफिलों में डूब गए, प्रजा का तुम्हें कोई ख्याल नहीं रहा। एक दिन तुम योग्य व प्रजा पालक राजा सिद्ध नहीं हुए, इसलिए तुम्हें राजपद छीन कर हम तुम्हारा पुराना काम सौंपते हैं। पुराना काम? कौन सा काम पुराना काम महाराज? पूरन, राजा बनने से पहले तुम हमें सारंगी बजाकर सुलाया करते थे, वही तुम्हारा पुराना काम था। आज फिर तुम रात्रि को सारंगी बजाकर सुलाया करोगे। जो क्या हुक्म महाराज। और पूर्ण लहर सिंह के ऐसा कह तो अवश्य दिया था, पर मन मन में क्रोध से तिलमिला उठा। यह मेरा सरासर अपमान है। मुझे ऊंचा उठाकर लहर सिंह आज मुझे नीचा दिखाना चाहता है। यह कदापि नहीं होने दूंगा। मैं मौका देकर लहरपुर से भाग जाऊंगा। पूरन के चेहरे पर आते भाव लहर सिंह ने ध्यान से देख रहा था। पूरन, तुम्हारे दिल में इस तरह समय जो विचार उठ रहे हैं, उन्हें भली भांति समझ रहा हूँ। देखो, तुमने हमारी रूठी हुई नींद को पुनः हमारी आंखों में बुलाकर हम पर बड़ा उपकार किया था, और उसी उपकार का फल स्वरूप हमने कैलाशपुर का राजा बनाया था, जिसका तुमने उचित फायदा नहीं उठाया। अतः अपनी सजा के रूप में हम तुम सारंगी वादक बनाकर तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और होता तो कोई और दूसरा यह गलती करता तो हम उसे प्राणदंड की सजा देते। आज से तुम सारंगी वादक बनकर हमारे महल में रहना होगा। यदि तुमने कभी भी हमसे नज़र बचाकर लहरपुर से भागने की कोशिश की तो मेरे सैनिक तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। महाराज, आपको छोड़कर मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ? मैं तो आपका दास हूँ। लहर सिंह धमकी सुनकर पूर्ण भय से कांप उठा। मरता क्या न करता, पहले की बात ही रोज पूरन सिंह लहर सिंह के शयन कक्ष में जाकर सारंगी बजाने लगा। सारंगी की मीठी लहरी में खोकर लहर सिंह को चैन की मीठी नींद सो जाता। और एक रात की बात है, जब लहर सिंह सारंगी सुनने के पश्चात गहरी नींद सो गया। लहर सिंह सो गया। अब मुझे अपने कक्ष में चलना चाहिए। यह सोचकर पूरन उठा और लहर सिंह के शयन कक्ष से सटे अपने कक्ष में चला गया। कक्ष में आकर वह सोचने लगा, मेरा जीवन इसी प्रकार कैद में बीत जाएगा? क्या मैं इसी प्रकार लहर सिंह का सेवक बनकर सारा जीवन काट दूंगा? पूर्ण परेशान हो उठा। उसका आकुलता बढ़ती गई और अंत में बुरी तरह आकुत होकर सारंगी उठाकर बजाने लगा। उसकी यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात्रि के समय सारंगी नहीं बजानी चाहिए थी। उधर गहरी नींद में डूबा लहर सिंह एक सपन देख रहा था। विद्या भवन, जंगल, इतना सुंदर मंदिर। वह कुशलता से मंदिर में पहुंचा। अरे, मंदिर के फर्श पर सीढ़ियाँ। वह सीढ़ियाँ उतरने लगा और जैसे ही वह सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुंचा, 16 श्रृंगार किए हुए सुंदरी कौन है? वह सुंदरी की ओर बढ़ा। उधर बेचैनी सा पूरे जोश में सारंगी बजा रहा था। सारंगी की आवाज़ सुनकर दूर दूर तक गूंज रही थी। अचानक सारंगी की तेज आवाज़ सुनकर लहर सिंह की नींद खुल गई। कैसा प्यारा सपना देख रहा था। पूर्ण कुछ समय बजती इस सारंगी ने सब कुछ धूल में मिला दिया। वह ताली बजाकर जोर से चिल्लाया, कोई है? अगले ही पल पहरेदार उसके कक्ष में आया। आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ, इसी समय सारंगी वादक पूर्ण को हमारे सामने पास बुला कर लाओ। पहरेदार पूर्ण को बुलाने चला गया। कुछ समय बाद पूर्ण लहर सिंह के सामने था। पूर्ण, रात्रि के इस समय सारंगी क्यों बजा रहे थे? महाराज क्षमा करें, मन बड़ा व्याकुल हो रहा था, सो मन की शांत करने के लिए मैं बिना सोचे समझे सारंगी बजा बैठा। मूर्ख पूर्ण, तेरी सारंगी बजाने के कारण मेरा सपना टूट गया। मैं मंदिर के गर्भ वाली सपन सुंदरी से न मिला सका। आज मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। जा, इसी समय मेरे राज्य से दूर चला जा। पूर्ण
सिर झुकाकर कक्ष से बाहर निकल गया और उसी समय महल से निकल पड़ा। चलो, लहर सिंह की कैद से छुटकारा मिला, पर लहर सिंह ने मुझे इस तरह अपमानित करके अपने राज्य से निकाला। मैंने तो सपन में भी नहीं सोचा था कि लहर सिंह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। पूर्ण चलते समय सुबह सवेरे वह एक वन में जा पहुंचा। थकान के मारे बदन टूटा जा रहा है। मैं किसी घने पेड़ से लेटकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, यह सोचकर पूरन एक घने पेड़ के नीचे लेट गया। लेटते ही थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो रात को गहना अंधकार छाया हुआ था और रात हो गई। इसका मतलब तो यह हुआ कि सारा दिन सोता रहा। अब इतनी रात कहाँ जाऊं? अब रात को यहीं मुझे इस वन में गुजारनी होगी। तभी उसकी दृष्टि एक और पड़ी। ईबिया वन वन में रोशनी कैसी चमक रही है, वहां चलकर देखना चाहिए। वह रोशनी के समीप पहुंचा। यह कोई मंदिर है, इसे उजाड़ में इतना सुंदर मंदिर। और पूर्ण चलकर मंदिर में पहुंचा। मंदिर के फर्श पर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। यह क्या रहस्य है? हैरत में डूबा उन सीढ़ियों उतरने लगा। सीढ़ियां उतरकर एक उद्यान में जा पहुंचा। ओ, इतनी सुंदर युक्ति कौन है ये? पूर्ण हैरान सा युक्ति की ओर देखने लगा। सहसा उसे कुछ ध्यान आया। यह सब कुछ तो वैसा ही दृश्य है जैसा दृश्य राजा लहर सिंह के सपन में देखा था। तो क्या यह सपन सुंदरी है जिसे लहर सिंह ने सपन में देखा था? यह सोच में खड़ा हुआ है उस सुंदरी से अपनी ओर देखते हुए कहा, आओ पृथ्वीवासी, पाताल लोक की राजकुमारी पतालिका तुम्हारे स्वागत करती है। आप पाताल लोक की राजकुमारी हैं? हाँ युवक, आओ हमारे साथ हमारे महल में चलो। वहां तुम्हें अपने पिता राजा पताल देव से मिलवाऊंगी। चलिए राजकुमारी जी। राजकुमारी पताल लिका पूर्ण को साथ लेकर पताल देव के पास पहुंची। आओ पृथ्वीवासी, हमारे पास आकर बैठो। सुखाता हुआ पूर्ण पताल देव के पास जाकर बैठा। जब पताल देव ने एक दासी को आदेश दिया, दासी हमारे मेहमान के लिए पताल लोक की प्रसिद्ध सोमरस लाओ। जो आज्ञा महाराज। दासी सोमरस लेने चली गई। दासी सोने और पीतल के 2 पात्रों में सोमरस लाई। पूर्ण ने पीतल के से पात्र से हाथ बढ़ाया और पात्र को उठाकर अभी मुंह तक नहीं ले गया था, तभी पताल देव जोर से चिल्लाया, ठहरो पृथ्वीवासी, तुम सोमरस पीने और हमारे अतिथि बनने लायक नहीं हो। पताल देव की गर्जना भरी आवाज सुनकर पूर्ण सहम गया। अब पताल देव राजकुमारी पतालिका से कहा, राजकुमारी, यह किस साधारण मनुष्य को हमारे पास ले आई? जाओ इसे पृथ्वी लोक पर पटकाओ। जो जी पिताजी। और पतालिका आगे बढ़कर पूर्ण का हाथ पकड़ लिया और घसीटती ले चली। मैं किस मुसीबत में पड़ गया? पतालिका उसे घसीटती हुई मंदिर के बाहर ले आई। पृथ्वीवासी बोलकर भी अब इधर का रुख न करना। क्या मेरी अकल मारी गई है जो मैं यहाँ आऊँगा? पूर्ण को वहां छोड़कर पतालिका वापस पताल लोक चली गई। अपमानित सा पूर्ण वहां खड़ा हुआ। कुछ देर तभी उसे कुछ ध्यान आया। राजा लहर सिंह इस सपन सुंदरी से मिलने के लिए बहुत इच्छा है। क्यों न लहर सिंह को यहाँ ले आऊं? राजकुमारी पतालिका लहर सिंह का भी उसी प्रकार अपमान करेगी जैसे मेरा किया है। तभी मेरे सीने में ठंडक पड़ेगी। लहर सिंह अपने को समझता क्या है? यह सोच लहर सिंह वापस लौट पड़ा और सीधी लहरपुर जा पहुंचा। अब मुझे महल में जाकर महाराज से मिलना चाहिए। वह राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह लहर सिंह के सामने पहुंचा, तुम्हें मैंने अपने राज्य से चले जाने को कहा था, अभी तक तुम लहरपुर से गए नहीं। महाराज गुस्सा न कीजिए, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। कौन सी महत्वपूर्ण बात? महाराज, क्या आप उस सपन सुंदरी से मिलना चाहते हैं जिसे आपने सपन में देखा था? क्या तुम उस सपन सुंदरी के बारे में कुछ जानते हो? आप जानने की बात करते हो, मैं तो सपन सुंदरी से साक्षात अपनी आंखों से देखा है।
अच्छा, हाँ महाराज, तुम हमें सपन सुंदरी से मिलवा सकते हो? अवश्य महाराज। अच्छा तो बताओ, वह कौन से देश की निवासिनी है? महाराज, वह पाताल लोक के राजा पताल देव की पुत्री राजकुमारी पतालिका है। पूरन, तुम मुझे सिरदी राजकुमारी पतालिका के पास ले चलो। चलिए महाराज, मैं आपके पास आया ही इसलिए था। तब पूरन के साथ रथ में बैठकर लहर सिंह राजकुमारी पतालिका से मिलने चल दिया। सिरदी पूर्ण रथ को लेकर मंदिर के बाहर पहुंचा। महाराज, इससे आगे आपको आपको साथ न जा सकूंगा। मंदिर में आपको अकेले प्रवेश करना होगा। ठीक है, तुम यहीं पर रुककर हमारी वापस लौटने का प्रतीक्षा करना। लहर सिंह उतरकर मंदिर की ओर बढ़ गया। उसे जाते देखकर लहर सिंह, मैं भला यहाँ कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मुझे अपनी आंखों से तुझे राजकुमारी पतलिका की हाथों अपमानित होते देखना है। जब लहर सिंह मंदिर में पहुंचा, ओह, यह तो वैसा ही मंदिर है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। हैरान सा वह सीढ़ी उतरने लगा। सीढ़ी उतरकर वह उद्यान में पहुंचा। हूबहू वही 16 श्रृंगार किए हुई युक्ति, यह पतालिका की राजकुमारी पतालिका है। पताल की राजकुमारी। अगले ही पल राजकुमारी पतालिका ने देखते हुए कहा, आओ पृथ्वीवासी, पतालोक में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद राजकुमारी पतालिका। लहर सिंह के मुंह से अपना नाम सुनकर पतालिका चौंकी। तुम मेरा नाम जानते हो? राजकुमारी, हम क्या नहीं जानते, हम तो यह भी जानते हैं कि तुम हमारी होने वाली पत्नी हो। पृथ्वीवासी, इतनी जल्दी इस बात का निर्णय न करो। पहले महल चलकर हमारे कसौटी पर खरे उतरने जाओ, तभी हम तुमसे विवाह करने की सोचना। तो चलो, हमें अपने साथ राजमहल ले चलो। तब पतालिका उसे लेकर पताल देव के पास पहुंची। पृथ्वीवासी, आओ हमारे पास बैठो। धन्यवाद राजन। और लहर सिंह पताल देव के बराबर में जाकर बैठ गया। जब पताल देव ने के आदेश पर पीतल और सोने के 2 पात्रों में सोमरस लेके आई। लहर सिंह ने सिर्फ सोने का पात्र उठा लिया और गटगट करके पात्र का सोमरस पी लिया। यह देखकर पृथ्वीवासी, तुम हमारी पुत्री के पति बनने योग्य हो। तुम अपना परिचय दो। लोक पताल लोक के राजा पताल देव। मैं लहरपुर का राजा लहर सिंह हूँ। तो हमारा अनुमान सत्य ही निकला, तुम एक राजा हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा पताल देव। तो सुनिए राजन, पताल लोक में जो भी पृथ्वीवासी आता है, उसे सामने हमारी दासी सोने और पीतल के 2 पात्रों में सोमरस पेश करती है, यह जानने के लिए कि पृथ्वीवासी का साधारण मनुष्य है या कोई राजा। सोने के व पीतल के पात्र में हर कोई पृथ्वीवासी के सामने सोमरस लाया जाता है। साधारण मनुष्य तो पीतल का पात्र उठाते हैं, जब कि सोने चांदी से हरदम खेलने वाले तुम्हारे हाथ ने सोने का पात्र उठाया। हमारी जिद थी कि हम पृथ्वी के किसी राजा के साथ अपनी पुत्री पतालिका का विवाह करेंगे। अतः राजा होने न होने का सत्यता का परख के लिए हमने यह परीक्षा रखी थी, जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। ओह, यह तो बहुत भाग्यशाली हूँ पताल देव। राजन, आज तुम्हारा और राजकुमारी पतालिका का विवाह होगा। तुम इसके लिए आपत्ति तो नहीं? आपत्ति कैसी पताल देव, यह तो राजकुमारी से विवाह करने ही आया हूँ। तब धूमधाम से उसी समय पताल देव और राजकुमारी का विवाह लहर सिंह के साथ कर दिया। उधर पृथ्वी पर रथ में बैठा पूर्ण सोच रहा था, लहर सिंह को पताल लोक गए हुए समय बीत चुका है। अपमानित करते हुए राजकुमारी पतालिका उसे लेकर अभी तक पृथ्वी क्यों नहीं आई? उधर विवाह के पश्चात पताल लोक, मैं इसी समय पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी दामाद जी। तब पताल लोक ने एक नग जड़ी अंगूठी दी। दामाद जी, इस अंगूठी को हर समय अपनी अंगुली में पहनना रहना। अंगूठी तुम्हारे बड़े काम आएगी। जब भी तुम्हारा कोई शत्रु धोखे से तुम पर वार करना करेगा, इसके वार करने से पहले ही तुम्हें पता तो लग जाएगा तुम्हारा शत्रु तुम पर वार करने वाला है। उस समय यदि तुम गहरी नींद भी होगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जब भी तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें मारना चाहेगा, तभी अंगूठी का नग हरे रंग से बदलकर लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ओ, यह तो अंगूठी बड़े काम की है। तत्पश्चात अब
और उसी समय अंगूठी पहन ली। तत्पश्चात अब हम में जाने की आज्ञा दीजिए पतालदेव। पतालदेव ने भरे हृदय से राजकुमारी पतालिका और लहर सिंह को विदा किया। जैसे ही लहर सिंह पतालिका पृथ्वी पर पहुंचे, यह क्या देख रहा हूँ, राजकुमारी पतालिका लहर सिंह के वधू के रूप में सुखासी शर्माती इधर ही बड़ी चली आ रही है। लहर सिंह उसके पास आकर बोला, पूर्ण सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारे कारण राजकुमारी पतालिका हमें मिल गई, और न हमें यहाँ लेकर आते न हमारा पतालिका से विवाह होता तो राजकुमारी पतालिका ने लहर सिंह के साथ विवाह कर लिया, यह तो पासा पलट गया। इधर लहर सिंह उससे बोला, पूर्ण, हम तुमसे खुश होकर फिर तुम्हें कैलाशपुरी का राजा बनाते हैं। धन्यवाद महाराज। जाओ अब यहाँ से चले जाओ। चलिए अब यहाँ से चलिए राजन। वो तब रथ वहाँ से लहरपुर की ओर चल पड़े। रथ सारथी के स्थान पर पूर्ण सोच रहा था, लहर सिंह से बदलाव से लूंगा। और दोपहर के को रथ बीच वन में पहुंचा। महाराज, आप और रानी जी लंबी यात्रा करके थक गए होंगे, कुछ देर यहाँ रुककर विश्राम कर लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। तुम ठीक है पूर्ण, मैं और पतालिका थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेट कर विश्राम कर लेते हैं, तुम जाकर हमारी चौकसी करना। और रथ से उतरकर लहर सिंह पतालिका एक पेड़ के नीचे लौट कर विश्राम करने लगे। मंद मंद हवा चल रही थी, दोनों को सीधी आंख लग गई। और उनके सोया देखकर यह बड़ा अच्छा मौका है, दोनों सोए हुए हैं, अब मैं सिर दोनों को मौत के घाट उतार दूं। तभी अचानक लहर सिंह की नींद खुल गई, वो अंगूठी का रंग बदल चुका है। अगले ही पल जैसे ही उसकी नज़र अपने पर झुकी पूर्ण पर पड़ी, वो पूर्ण हमें मारना चाहता है। हाँ लहर सिंह, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। अचानक पतालिका जैसे ही होश आया, उसने अपने कटार निकाली और पीछे से पूर्ण पर वार कर दिया। विश्वासघाती, तेरी यही सजा है। पूर्ण छटपटा का दम तोड़ दिया। लहर सिंह और पतालिका के साथ रथ में बैठकर लहरपुर की ओर चल दिया। समाप्त दोस्तों।